श्री उदय कुमार जी शेट्टी, श्री प्रताप सिंह जी नायर और by young candidate Hari Punja. ಅದೇ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. Brothers and sisters, I will deliver my speech in Hindi and that will be translated by Mr. Nair. Okay. मेरे बहनों भाइयों, 5 वर्षों से कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है. 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को कर्नाटक की जनता ने क्लियर मेजॉरिटी दी थी और क्लियर मेजॉरिटी के आधार पर कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई है और मिस्टर सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर बने. लेकिन ठीक उसके 1 साल के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इस कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के प्रति अपना नो कॉन्फिडेंस जाहिर कर दिया. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ 5 सालों में जब से केंद्र में हमारी सरकार बनी है नरेंद्र भाई मोदी की लीडरशिप में, तब से बहुत सारे चेंजेज हुए, बहुत बड़े परिवर्तन हुए. लेकिन कर्नाटक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. कोई परिवर्तन का कर्नाटक में नहीं हुआ है. जबकि मैं बतलाना चाहता हूं 13th फाइनेंस कमीशन, 13वां जो वित्त आयोग है, उसने कर्नाटक को केवल 88,000 करोड़ का फंड एलोकेशन किया था. लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट सेंटर में बन गई नरेंद्र भाई मोदी की लीडरशिप में, तो 14th फाइनेंस कमीशन ने हमारी गवर्नमेंट के रहते हुए 2,19,000 करोड़ का फंड एलोकेशन किया. उसके बाद भी मैं यहां के चीफ मिनिस्टर मिस्टर सिद्धारमैया जी से पूछना चाहता हूं, इतना फंड एलोकेशन सेंटर से होने के बावजूद कर्नाटक का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? कर्नाटक की जनता इसका जवाब चाहती है. गवर्नमेंट के रहते डेवलपमेंट खो गया है, डेवलपमेंट लापता हो गया है. डेवलपमेंट ढूंढे हुए नहीं मिलेगा. डेवलपमेंट कहां है? या तो डेवलपमेंट लापता हो गया है या तो कांग्रेस के करप्शन के कारण डेवलपमेंट डूब गया है. कांग्रेस और करप्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं. चाहे कांग्रेस कह लो अथवा करप्शन कह लो, ऐसे हालात यहां की गवर्नमेंट ने पैदा कर दिए हैं. और वैसे भी आजादी के 70-72 वर्षों के काल में लंबे समय तक सेंटर में गवर्नमेंट यदि किसी की रही है तो गवर्नमेंट कांग्रेस की रही है. लगातार लंबे समय तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रहने के बावजूद हमारा यह भारत दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की कतार में नहीं खड़ा हो पाया. उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, कांग्रेस की गवर्नमेंट जिम्मेदार है. एनडीए गवर्नमेंट का यह फैसला है कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे. 0 टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी होगी अगेंस्ट करप्शन. यह हमारी गवर्नमेंट का फैसला है. और आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की लगातार 6 वर्षों तक यहां पर गवर्नमेंट थी और नरेंद्र भाई मोदी की गवर्नमेंट पिछले 4 वर्षों से. बहनों भाइयों, कांग्रेस की गवर्नमेंट जब थी मिनिस्टर्स के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते थे, लेकिन 6 वर्षों के अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में और 4 वर्षों के नरेंद्र भाई मोदी के शासनकाल में कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे किसी मिनिस्टर के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लगा. ವಿಷಯವಾಗಿದೆ डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, विकास और सुशासन, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, यह हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इसी आधार पर हम गवर्नमेंट चलाते हैं. लेकिन यहाँ की कांग्रेस की गवर्नमेंट बराबर डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस इस इशू से जनता का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी टीपू सुल्तान जयंती करती है, कभी कोई जयंती करती है.
मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप टीपू सुल्तान जयंती मनाइए अथवा जिसकी जयंती मनाना हो बनाइए, लेकिन हनुमान जयंती पर प्रतिबंध क्यों लगाते हैं, यह इस सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। कभी रिलीजियस कार्ड खेलते हैं, धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, कभी जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी शक्ति के आधार पर वोट मांगते हैं। बहनों भाइयों, पॉलिटिक्स कभी कास्ट बेसिस पर नहीं करनी चाहिए, क्रीड बेसिस पर नहीं करनी चाहिए, सेक्ट बेसिस पर नहीं करनी चाहिए, कम्युनल बेसिस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिक्स यदि करनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत यानी जस्टिस और ह्यूमैनिटी के आधार पर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಮತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ। पॉलिटिक्स केवल गवर्नमेंट बनाने के लिए नहीं की जाती है। वी डू पॉलिटिक्स नॉट ओनली टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बट वी डू द पॉलिटिक्स टू बिल्डिंग द नेशन। केवल सरकार बनाने के लिए पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमको नेशन को बनाने के लिए, राष्ट्र को बनाने के लिए पॉलिटिक्स करनी चाहिए। अब यह रिलीजियस इशू और कभी फ्लैग का इशू, बहुत सारे इशूज अब जब इस गवर्नमेंट के अंतिम वर्ष रहा है, लास्ट ईयर इस गवर्नमेंट का, तब ये इशू रेस किए। मैं पूछना चाहता हूं यहां के चीफ मिनिस्टर से कि जब आपकी गवर्नमेंट 5 साल पहले बनी थी तो पहले 1 साल 2 साल के अंदर आपने इन इशूज को क्यों नहीं रेज किया? ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का इशू उठाकर ये केवल येदियुरप्पा जी को रोकना चाहते हैं। येदियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर न बने, लेकिन आज मैं कहकर जा रहा हूं कॉन्फिडेंस के साथ कि हमारे येदियुरप्पा जी को कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे बहनों भाइयों, येदियुरप्पा वाज द ओनली चीफ मिनिस्टर, इस कंट्री का ओनली चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा, जिसने कि अपने स्टेट के फार्मर्स को 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मुहैया कराया। ऑर्गेनिक फार्मिंग को किसी ने प्रमोट किया था तो येदियुरप्पा जी ने किया। लेकिन आज फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। इस सिद्धारमैया जी के 5 साल के चीफ मिनिस्टरशिप में 3700 फार्मर्स ने सुसाइड किया। मैं पूछना चाहता हूं सिद्धारमैया जी से, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और कहते हैं जो फार्मर सुसाइड कर लेगा उसकी फैमिली को 1 लाख रुपए का असिस्टेंस, 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। यानी ऐसे चीफ मिनिस्टर जो कि वेट कर रहे हैं कि जब कोई फार्मर की फैमिली का सुसाइड करेगा तो हम 1 लाख रुपया देंगे। इतनी इनसेंसिटिव ये गवर्नमेंट हो गई है। कर्नाटक की जनता फार्मर फ्रेंडली यदि कोई चीफ मिनिस्टर चाहती है तो उस चीफ मिनिस्टर का नाम होगा येदियुरप्पा। ನಾವೇನಾದರೂ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಹೆಸರು, ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ। और इतना ही नहीं, आप सब जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर हो गई। कर्नाटक में रहने वाले लोगों की जान माल सुरक्षित नहीं है। कौन कब कहां गोली से मार डाला जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जब यहां के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी वह यदि बेइज्जत हो रहे हैं, उन्हें जलील किया जा रहा है। आप जानते हैं यम के गणपति डिप्टी एसपी आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर हुआ? यम के गणपति आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर हुआ? इस सवाल का जवाब चीफ मिनिस्टर को देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं मैसूर की कलेक्टर शिखा राय को क्यों ह्यूमिलिएट किया गया? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? और हालात इतने बदतर हो गए हैं लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर, लोकायुक्त के ऑफिस में घुसकर स्टैबिंग की जाती है, चाकू मारा जाता है, उसके बाद भी ये गवर्नमेंट बनाने का दावा पेश करते हैं। ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ದುರವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ। ಎಂತಹ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ, ಒಂದು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬದುಕದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ। ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಹತ್ಯೆಗೆ ಈಡಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ।
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸಂಗತಿ ಬಿಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಣಪತಿ ಅಂತವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುವಂತಹ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. माताओं बहनों की इज्जत और असमत भी सुरक्षित नहीं है, उसकी भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, उनके खिलाफ भी हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। बहनों भाइयों, हमारी गवर्नमेंट है, भारत के इतिहास में पहली बार माइनर गर्ल्स के साथ यदि किसी प्रकार की कोई नापाक हरकत होती है, रेप होता है, तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। यह ऑर्डिनेंस लाने का काम हमारी गवर्नमेंट ने किया। ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದಿರ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಾನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಯಂದಿರ ಮಾನದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕುವವರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी, कई कार्यकर्ता हमारे मारे गए। लगता है कि यह सिद्धारमैया जी की सरकार ने केरल का जो पॉलिटिकल वायलेंस का मॉडल है उस मॉडल को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, यदि हम लोगों की गवर्नमेंट आएगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहां पर पॉलिटिकल वायलेंस करने का वह साहस कर सके। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं। ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂಸೆ ಹತ್ಯೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೈ ಹಾಕದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ. इस सरकार को हो क्या गया? यहां सरकार है कि नहीं है? है कि नहीं है? यहां सरकार है नहीं। कहते हैं कि फिर से सीधे सरकार बनाओ, सीधे सरकार बनाओ, सीधे सरकार बनाओ। अरे सीधे सरकार बनाओ कि निंदे सरकार बनाओ? निंदे सरकार। ये सीधे सरकार नहीं रह गई, या निंदे सरकार हो गई। ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ? ಸಭೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಸಿದ್ಧನ ಸರ್ಕಾರವೋ ಅಥವಾ ಇದು ನಿದ್ದೆಯ ಸರ್ಕಾರವೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. बहनों भाइयों, ये निद्दे सरकार है, इसको सो जाने दीजिए, अब जगाइएगा मत कभी। ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಅವರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಡಿದ್ದು ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬದಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. इनके राज्य में कोई भी जाति, पिछड़ा हो, दलित हो, अगड़ा हो, किसी मजहब को मानने वाला हो, कोई सुरक्षित नहीं है। यह केवल डिवीजन पैदा करके कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पर यह गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ 1970 में 1970 में कन्नड़ की अस्मिता के लिए लड़ाई करने वाले ट्विन ब्रदर्स थे, जिनका नाम था ट्विन ब्रदर्स का ट्विन ब्रदर्स, उनको नाम में भूल रहा हूँ। ट्विन ब्रदर्स से जिन्होंने की कन्नड़ अस्मिता के लिए वो किया था, हक्क बुक्क, हक्क और बुक्क। अच्छा, दो थे ना? हाँ, दो थे। अक्सा बुक्का, उन लोगों ने कन्नड़ अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ी थी। 1970 में लड़ी थी? नहीं, वो उसके पहले लड़ी। पहले अच्छा, बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले लड़ी थी। और साथ ही साथ कन्नड़ अस्मिता के लिए यमे राममूर्ति, इन्होंने भी कोई लड़ाई लड़ी थी। यह सब सारे लोग जो महापुरुष यहाँ के हुए हैं, यहाँ की एकता को तोड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि सभी समाज को साथ लेकर चलना चाहते थे। यह उनकी सोच थी। ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದಾಡುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಇರಬಹುದು, ದಲಿತರಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳುವುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಹೊರತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. किसानों का कर्ज इस सरकार ने माफ कर दिया है कि नहीं? किसानों का कर्ज इस सरकार ने माफ किया है कि नहीं? मैं समझ नहीं पाया. लोन ऑन फार्मर्स नहीं इंटरेस्ट थोड़ा वेव किया है. नहीं वेव किया है. नहीं वेव किया. यहाँ के रैयत पर जो लोन है उसको वेव किया है कि नहीं इस गवर्नमेंट ने? ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. मैं कुछ पूछना चाहता हूं यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, यदि हमारी यूपी और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट फार्मर्स के लोन को वेव कर सकती हैं तो सिद्धारमैया जी की गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लोन को वेव क्यों नहीं? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. बहनों भाइयों, इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि यहाँ पर येदियुरप्पा जी की लीडरशिप में आप गवर्नमेंट बनाइए क्लियर मेजॉरिटी के साथ, और क्लियर मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर गवर्नमेंट बनने जा रही है. आपने देखा कि आज के 4 साल पहले सेंटर में आप लोगों ने मोदी जी के लीडरशिप में गवर्नमेंट बनाई है. आज दुनिया में यह परसेप्शन बन गया है कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत यह दुनिया का ताकतवर देश बन गया है. यह धारणा सारी दुनिया में बन गई है. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತನ್ನಿ. 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಈ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. इस समय दुनिया का हर इकोनॉमिस्ट मानता है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो हमारे और आपकी कंट्री भारत की है. जीडीपी ग्रोथ रेट मैक्सिमम यदि किसी कंट्री की पूरे वर्ल्ड में है तो भारत की है. यह जो हुआ है सेंटर में बीजेपी लेडी एनडीए गवर्नमेंट रहने के कारण हुआ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಏನಾದರೂ ಅದು ಕಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈಗ ಭಾರತ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದೇ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. एक से एक गरीबों के लिए योजनाएं चलाई. क्या आपने कभी देखा था किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को झाड़ू लगाते हुए, देश के प्रेसिडेंट को झाड़ू लगाते हुए आपने देखा था? गवर्नर को झाड़ू लगाते हुए देखा था? हमारी गवर्नमेंट ऐसी है सेंटर की, उसने कहा स्वच्छता करो. यदि भारत को स्वच्छ बनाओगे तो आधी बीमारी अपने आप चली जाएगी और साथ ही साथ हमारा जो गरीब भी विकास करना प्रारंभ करेगा. ಒಂದೊಂದು ವಿನೂತನ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ತರ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಟ್ಟವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಸಬರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತವಾದಾಗ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆ. अब हमारी सरकार जिन घरों में टॉयलेट नहीं था टॉयलेट बना रही है. क्या कभी सुना है कोई ऐसी भी गवर्नमेंट आएगी जो कि जिन घरों में टॉयलेट नहीं होगा उन घरों में टॉयलेट बनाएगी? यह काम हमारी गवर्नमेंट कर रही है. बहनों भाइयों,
हम गवर्नमेंट चलाने के साथ साथ हम जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है, जो सामाजिक जिम्मेदारी होती है, उसका भी निर्वाह कर रहे हैं। ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನೇ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಬರುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. आप क्या सोच सकते थे, कभी सोच सकते थे इस देश में भले ही खुले आसमान के नीचे कोई क्यों न रहता, लेकिन उसका भी बैंक अकाउंट खोला जाएगा। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सभी का बैंक अकाउंट खोला गया है, पहली बार यह होता है। ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ಇದ್ದು ಒಂದು ಮನೆಯ ಅಡಿಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನ, ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. क्या कभी आपने सोचा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1 रुपया महीना पर मंथ 1 रुपी इतना देकर किसी व्यक्ति का इंश्योरेंस हो सकता है? या कभी कल्पना की जा सकती है? साल में केवल 12 रुपये, हर महीने केवल 1 रुपया करके किसी का इंश्योरेंस हो सकता है? प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत यदि साल में 12 रुपया आपका जमा होता है, यदि परिवार में कोई एक्सीडेंट यदि हो जाता है तो परिवार के लोगों को 2 लाख रुपए, लेकिन एक्सीडेंट में यदि कुछ ज़्यादा खराबी आ जाती है, कोई पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो बीमा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी। क्या ऐसी कभी आप कल्पना कर सकते हैं? ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ಬಡವನಿಗೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವಾದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. ಏನಾದರೂ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಬಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆ. ಬಡವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಂತಹ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆ ಇದು. आयुष्मान भारत योजना एक नई योजना, गरीब से गरीब परिवार है, यदि वह बीमार हो गया तो उसको 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर, यानी किसी हॉस्पिटल में जाएगा तो 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त में इलाज हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था इस सरकार ने लागू की है। ಈ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬಡವನಿಗೆ, ಕಡು ಬಡವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. इतना ही नहीं, पहले हमारे आर्मी, सेना के जवान, सिक्योरिटी के जवान अधिकांश वेपन्स, हथियार बाहर से मंगाए जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब से सेंटर में बनी है, हम लोगों ने कहा है कि भाई हम विदेशों से इंपोर्ट अपने वेपन्स, हथियार नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे उसको कम कर रहे हैं। हम लोगों ने सारे वेपन्स यहीं से मंगाना प्रारंभ कर दिया है। अब कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद इस देश में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हमारे देश के आर्मी, हमारे देश के सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों में, बहनों भाइयों, फॉरेन के वेपन्स नहीं होंगे बल्कि इंडियन वेपन्स उनके हाथों में होंगे। ऐसे हालात पैदा ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೈನಿಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ತರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ತರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. अच्छा ये बताइए, हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स भी किए हैं, स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स भी किए हैं, बहुत सारे किए हैं।
एक छोटी सी बात, मैं सबकी चर्चा नहीं करूंगा, छोटी ही बात बताऊंगा। आप ये बतलाइए कि कांस्टेबल के लिए आपका सिलेक्शन होता है कि रिटन टेस्ट इंटरव्यू दोनों होता है? पूछिए, कांस्टेबल के लिए जब सिलेक्शन होता है तो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट दोनों होता है, अथवा क्लास 4 ಎಂಪ್ಲಾಯಿ के लिए? ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯವರನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. मैं जानना चाहता हूँ, कैंडिडेट जो कांस्टेबल्स के सिलेक्शंस होते हैं उसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होता है कि नहीं होता? कोई बतलाएगा इसमें? होता है ना? होता है। तो ज़्यादा सिलेक्शन में धांधली गड़बड़ी होती है इंटरव्यू में, ये होती है कि नहीं? सबसे ज़्यादा गड़बड़ी इंटरव्यू में होती है ना? ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಅನಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. हमारी गवर्नमेंट आएगी तो क्लास 4 के सिलेक्शन में, कांस्टेबल्स, पीएम्स, ये सब सारे सिलेक्शन में केवल रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू को हम समाप्त कर देंगे ताकि धांधली न होने पाए भ्रष्टाचार. ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನೇ ನಾವು ತೆಗಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. अच्छा, ये कोई सर्टिफिकेट, कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराना होता है तब कहाँ टेस्ट कराने के लिए जाते हैं? कहाँ जाते हैं? कोई सर्टिफिकेट, कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराना होता है, नोटरी के पास है, नोटरी, एडवोकेट नोटरी. कोई आपको सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराना होता है कि नहीं कराना होता है? तो किसके यहाँ जाते हैं? नोटरी या गजटेड ऑफिसर अथवा एमएलए एमपी? नोटरी. अब मेरी बात सुन लो, हमारी गवर्नमेंट यहाँ आएगी तो आपको अपनी मार्कशीट, आपको अपनी सर्टिफिकेट, आपको अपना डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ेगा. आप अपने मार्कशीट, अपने डॉक्यूमेंट की अटेस्टेड कॉपी पर खुद ही लिख देंगे कि आई हियर बाई राकेश कुमार अटेस्ट माई सर्टिफिकेट, दैट वो अटेस्टेड मान लिया जाए. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ದೃಢಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ಇದನ್ನು ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ये सब रिफाकियत जनता में जाइए, लोगों के बीच जाइए और लोगों को यह बतलाइए. यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ. और बहनों भाइयों, एक हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, गड़बड़ कर रहा है, लेकिन आप पूरा भरोसा रखना, हमारी यह सरकार, केंद्र की, हमारा प्रधानमंत्री इतना ताकतवर है कि किसी भी सूरत में हम अपने देशवासियों का मस्तक झुकने नहीं दें. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ, ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. कल देखा सरकार कैसी होनी चाहिए. महाराष्ट्र में कल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को नक्सलवादी मारना चाहते हैं, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने 15-16 नक्सलवादियों को मार गिराया. अपनी डिफेंस में किया है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों. ऐसी मजबूत सरकार है, ताकतवर सरकार. ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सरकार बदली सी है. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ,
ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ सरकार बदली, ಬದಲಿಸಿ बीजेपी ಗೆಲ್ಲಿಸಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ನಾಯಕ, ರೈತ ಬಂಧು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ರೈತ ನಾಯಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ. बहनों भाइयों, बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारा हरीश पुंजा हरीश पुंजा ये आपका लीडर नहीं है, आपका बेटा है, आपका भाई है. अरे इसलिए आप लोग हरीश पुंजा को वेट मत करिए, आप लोग निकल जाओ घर घर में, कह दो कि हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है, हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है, जिसका नाम है हरीश पुंजा. और कमल के फूल. और एक चीज और बता दें, हरीश पुंजा जब इलेक्शन जीत जाना ना, जीतोगे, ये जीत जाएंगे, तो जीतने के बाद एक बार मुझे फिर बुला लेना, एक बार फिर. और दोबारा यदि हरीश पुंजा मुझे बुलाएंगे और मैं यदि आऊंगा तो मैं अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा. यदि मैं यहां आऊंगा तो हरीश पुंजा के चुनाव जीतने के बाद आपका अभिनंदन करने के लिए.